गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसके चैप्टर 7 और 8। हम इसमें क्या करेंगे, तो हम जो पहले जो चैप्टर करते आए हैं तो वो इम्पोर्टेंट भी थे, काफ़ी चैप्टर जो काम के नहीं थे वो हमने हटा दिए थे। तो इसमें हमारे जो टॉपिक हैं, ये 2 चैप्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमें ये समझने होगा जो राजनीति निर्देशक तत्व है ये कम है, लेकिन ये हमारा टॉपिक चैप्टर अच्छा है क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलने वाला है इसमें। तो हम चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, देखते हैं इसमें क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स होंगे वो कंप्लीट कर लिए होंगे। तो समझिए, हमारी कार्यशील संसद जो हमारी जो कार्यपालिका होती है, जो संसद को ही कार्यपालिका बोलते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, हमने समझा था उस दिन। तो देखते हैं इसमें क्या है। लोकसभा के सदस्य अपनी संस्थाओं की अध्यक्षता के लिए एक व्यक्ति को चुनते हैं, वह लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। जो लोकसभा और राज्यसभा की अध्यक्षता होती है, हमने कल पढ़ा था, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऐसे ही लोकसभा जो अपनी अध्यक्षता करवाने के लिए किसी एक सदस्य को चुनता है, वह क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। क्लियर है? वह लोकसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। जो जितने लोकसभा में अधिवेशन होते हैं, जो भी बैठकें होती हैं लोकसभा की, उनकी अध्यक्षता करता है। अंडरस्टूड है? उसकी कार्रवाई चलाता है, उसे निष्पक्ष होना चाहिए, इसलिए अध्यक्ष के रूप में उसे चुने जाने के बाद वह अपने राजनीतिक दल की सभाओं में उपस्थित होना बंद कर देता है। जैसे मान लो जो हम अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है, मान लो हमने एक्स अध्यक्ष को चुन लिया, वो किसी एक्स पार्टी का मेंबर था पहले, वो अब लोकसभा का अध्यक्ष बन गया है, तो उसका कर्तव्य है कि वो निष्पक्ष रहे, है ना? वो निष्पक्ष रहे, वो किसी पार्टी के फेवर में ना हो। इसलिए वो अपनी पार्टी की जो मीटिंग्स करता है वो करना बंद कर देता है। उस पार्टी से हटकर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे तटस्थ रूप में अपना कार्य करता है। क्लियर है? किसी पार्टी के दबाव में या झुकाव में नहीं आता है। अंडरस्टूड है? आगे बढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मैं कल पढ़ा था और आज भी ये पढ़ रहे। जो राष्ट्रपति का मेन कार्य जो राज्यसभा होता है उसकी अध्यक्षता करना होता है उपराष्ट्रपति का मेन कार्य, ठीक है। पदेन सभापति होता है। क्लियर है? वह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, इसकी कार्यवाही चलाता है, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का, ठीक है, जो राज्यसभा होता है उसका कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और जो लोकसभा होती है उसका अध्यक्ष जो लोकसभा मिलकर चुनती है। अब इनका चुनाव कैसे होता है ये हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे, अभी हम इतना ही समझ लेते हैं। क्लियर है? अब इसका कार्य समझ लेते हैं। हर वर्ष इसका पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। जो हर साल का जो कार्य होगा, राष्ट्रपति जी आएंगे, जो पहली जो बैठक होगी लोकसभा की उसमें राष्ट्रपति अपना भाषण देगा, उसके बाद अधिवेशन चालू होता है। क्लियर है? ऐसा आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, ठीक है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। धन विधेयक तथा साधारण विधेयक। धन विधेयक क्या होता है? जिसमें मनी से रिलेटेड कोई बिल होता है जिसे हम धन विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक हो जाए, कोई हो गया शिक्षा को लेके हो गया या फिर कोई भी हो सकता है, हम उनको समझेंगे। अभी आप बस ये समझ लीजिए, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और साधारण विधेयक। क्लियर? इसे आप याद कर लेना। अभी बार बार ये चर्चा में आएगा तो हमें इसकी आदत हो ही जाएगी। तो आय और व्यय से संबंधित प्रत्येक विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, ठीक है। आय व्यय मतलब कितने रुपए आना है और कितने रुपए जाना है, उससे संबंधित यदि कोई बिल होता है तो वो धन विधेयक कहलाता है। क्लियर है? धन विधेयक राज्यसभा में सीधे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धन विधेयक राज्यसभा वाले धन विधेयक नहीं उठा सकते हैं, उठा सकता है तो केवल लोकसभा। पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। ये हमने कल प्रोसेस बताया था ना, ये वाला, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे मान लो साधारण बहुमत है तो हम यहाँ से भी उठा सकते हैं, राज्यसभा से, फिर लोकसभा, और यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति महोदय बैठेंगे। पहले यहाँ जाएगा बिल, साधारण बिल, फिर यहाँ,
फिर यहाँ, या फिर यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। क्लियर है? लेकिन जो धन विधेयक होगा वो केवल लोकसभा से उठेगा, फिर राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अंडरस्टूड है? यह पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है? लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। ऐसे विधेयक जो धन से संबंधित नहीं होते वे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। इतना अंडरस्टूड हो गया। जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा से जाएगा। जो साधारण जो धन से संबंधित नहीं है वो चाहे लोकसभा में ला लो आप, चाहे राज्य में ला लो। ठीक है? संसद में पेश किया गया प्रत्येक विधेयक 3 वचनों से गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा। ये न्यू एनसीईआरटी में तो है ही नहीं और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं मिला भाई, केवल इसी में मिला है। लक्ष्मीकांत तो फिर वो स्टैंडर्ड बुकों से नहीं छूना चाहिए। अभी मेरी पर्सनल सलाह यही रहती है कि पहले एनसीईआरटी कवर करो, और जो टॉपर को सुनते हैं, टॉपर करते हैं हम लोगों को तबाह। वो पहले पढ़ लेते हैं और बता देते हैं 1 महीने में ये रट लो वो रट लो, तो हमें वो नहीं करना है। क्लियर है? अब समझते हैं। प्रथम वचन, इसको बड़ी गौर से समझना। पहला वचन, 7 वचन की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। मान लो कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी एक प्रोसेस होती है, उसे फॉलो करने का तरीका होता है। मान लो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चली है, उसका कोई ना कोई तो तरीका होगा कैसे उसे प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे उस पर बातचीत होगी थी। वही 3 वचन है, ये आप इसे 3 स्टेप मान लीजिए। ठीक है? पहले वचन में क्या है कि सभी सदस्यों को विधेयक की प्रति दी जाएगी। ठीक है? सबसे पहला विधेयक की प्रति का मतलब जैसे हम कोई बिल ला रहे हैं, वो हमें लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है, तो हम सब पूरा बिल लाएंगे, उसकी कॉपी लाएंगे कि सब लोग उसे पढ़ लो, ये इस बिल में है क्या, सबको दे देंगे। ठीक है? विधेयक प्रस्तुत करने वाले मंत्री या उसे संबंधित व्यक्ति विधेयक को उद्देश्य की व्याख्या करते हुए भाषण देता है। तो उससे संबंधित व्यक्ति पहले क्या करेगा, सबको एक एक प्रति दे देगा और उसके बाद खुद खड़ा होगा, उस बिल में है क्या उसकी व्याख्या करेगा और अपना भाषण करेगा। ठीक है? संबंधित व्यक्ति विधेयक के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए भाषण देता है, जो व्यक्ति बिल ला रहा है वो। क्लियर है? पहले वचन में क्या होता है, पहले वो सबको एक एक कॉपी देगा, उसके बाद खड़े होकर अपना जो बिल है उसे पूरा सबको सुनाएगा और भाषण देगा कि माननीय हम ये बिल लाए हैं, इसमें ये योजना है, इससे ये लाभ है और ये ऐसे ऐसे होना है। क्लियर है? इतना समझ लीजिए। अब दूसरे वचन की ओर चलते हैं। द्वितीय वचन, विधेयक की प्रत्येक धारा पर बहस होती है। जैसे कोई विधेयक है, उसमें 4 धाराएं हैं या कुछ है, उस पर हर जो धारा होती है सब पर बहस होगी। नहीं ऐसा क्यों, ऐसा क्या, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदे, इससे क्या घाटे। ठीक है? विधेयक के समर्थन सिद्ध करते हैं जो विधायक होते हैं, जो लाते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, विधेयक के समर्थन सिद्ध करते हैं कि विधेयक किसके लिए महत्वपूर्ण व आवश्यक है। क्लियर है? वो समर्थन देंगे, नहीं ये इस काम के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक भाई ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? जो विधेयक के विपक्ष में होते हैं वे विधेयक की आलोचना करते हैं। अब सीधी सी बात है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हुई तो कमियाँ भी होंगी, कमियाँ नहीं भी होंगी। अब जो आलोचक बैठे वो तो कमियाँ निकालेंगे ही और उनसे सवाल पूछेंगे, नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा है, इसके ये भी तो हानि हो सकती है, अगर ये लाभ हैं तो वो उसकी आलोचना करेंगे, उस पर प्रहार करते हैं। क्लियर है? दोनों वचन कंप्लीट हो गए। अब बचा तीसरा वचन। इस अवसर पर सदस्यों द्वारा सदन में विधेयक में परिवर्तन या सुझाव दिया जा सकता है। ये थोड़ा रह गया था, कर लेते। मान लो कोई कमी आ गई उसमें। क्लियर है? तो उसमें क्या होगा कि मान लो इसमें ये परिवर्तन कर दो या इसमें कोई नई चीज़ ऐड कर दो या कोई चीज़ हटा दो। क्लियर है? यदि सदन चाहे तो इससे कुछ सुझावों को स्वीकार कर सकता है। अगर वो चाहे, वैसे जैसे विपक्ष ने उसे वो दिया कि मतलब इसमें ये सुधार कर लो या चीज़ हटा लो, अगर वो चाहे तो स्वीकार कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता है। क्लियर है? बाध्य नहीं है वो उसके लिए। तृतीय वचन में विधेयक के पूरे विधेयक पर बहस तथा मतदान होता है। यदि सदस्यों का बहुमत पक्ष में हो तो विधेयक पास कर दिया जाता है। क्लियर है? उसमें जो पूरा बिल होगा, अभी एक एक उस पर जो धारा थी उस पर बहस हुई थी, अब तीसरे वचन में पूरे बिल पर बहस होगी और समर्थन प्राप्त होगा तो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और वो विधेयक पास हो जाएगा। क्लियर है? हमने तीनों वचन समझ लिए।
अब बढ़ते हैं आगे, अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले में क्या होगा, सबको एक एक कॉपी देगा, उसे इंट्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरे में क्या होगा, इसकी एक एक धारा पर बहस होगी, उसमें जो चीज़ें विपक्ष उनको कहेगा कि इन चीज़ों को हटा लो या इसमें कुछ ऐड कर दो या जोड़ दो, कुछ भी कर लो, तो वो उन पर चाहे तो उन्हें माने, ना चाहे तो ना माने, ठीक है। तृतीय वचन में क्या होगा, पूरे विधेयक पर बहस होगी, क्लियर है। बहस होगी और उसमें जो बहुमत होगा, बहुमत से विधेयक पास होगा तो वो पास हो जाएगा, क्लियर है। इसमें ये नहीं लिखा राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन वो जब विधेयक दोनों सदनों से पास होगा तो ऑब्वियस राष्ट्रपति के पास जाएगा। अंडरस्टूड है। यह प्रक्रिया दोनों सदनों में अपनाई जाती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों विधेयक पास कर देते हैं, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। हमको थोड़ी जल्दी थी, हमने यहीं पर समझ लिया, क्लियर है। इसमें इसके बाद बिल एक्ट बन जाता है। अंडरस्टूड है। जब तक वो पारित नहीं हुआ तब तक बिल है, और जैसे ही पारित हुआ, राष्ट्रपति के साइन हुए, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एक्ट में। दैट्स कॉल्ड अ एक्ट। कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है। जो पहले प्रोसेस में है वो बिल, जो बाद में पारित हो गया वो एक्ट। अंडरस्टूड है। सामान्यतः विधेयक संसद में समान बहुमत से पास किए जाते हैं, क्लियर। अभी हम समझेंगे सामान्य बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है। जो सामान्यतः जो ज़्यादातर बिल होते हैं वो सामान्य बहुमत से पास हो जाते हैं, कोई ज़्यादा उसमें बहस करने की जरूरत नहीं होती है। अब समझेंगे आगे की कक्षाओं में कि मतलब जो सामान्य बहुमत होता है उसमें कितना चाहिए। जो सामान्य बहुमत होता है उसमें कम वोट चाहिए होती है। जो विशेष बहुमत होते हैं उनमें 2/3 उपस्थित जितने होते हैं उनको 2/2 चाहिए होता है। अब इस चीज़ को बस आप समझ लीजिए, आगे हम इनको विस्तार से करने वाले हैं। इसका ये अर्थ है कि सदन में 100 सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है। कितने, 100। यदि 51 सदस्य पक्ष में, 51 पक्ष, क्लियर है, और 49 विपक्ष में है, तो विधेयक समान बहुमत से पारित हो जाएगा, क्लियर है। एक वोट के अंतर से, क्लियर है। तो यहाँ पे जीत गया, 2 वोट का अंतर हुआ, समान बहुमत से पास हो गया, ठीक है। इतना अंडरस्टूड है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लेना। तुम पहले पढ़ चुके हो कि संविधान में परिवर्तन या संशोधन किए जा सकते हैं। हमें पिछली क्लास में पढ़ा था कि संविधान में हम समय समय पर अमेंडमेंट या परिवर्तन कर सकते हैं। इन परिवर्तनों से संबंधित विधेयक पास करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। अब पढ़ेंगे आगे विशेष बहुमत क्या होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये देखिए, ये हमने तीनों वचन पढ़े थे। ये विधेयक है, ये हमारे MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बोलते हैं जिन्हें हम। ये खड़े हो रहे और इन्होंने सबके पास एक एक प्रतियां दे दी है, ठीक है। पहले से ये शायद इसमें दिखाया नहीं। अब ये सबको संबोधित कर रहे हैं कि माननीय वर, हम ये बिल लाना चाहते हैं, इसमें ये है। पूरा बिल पढ़ के सुना के अपना भाषण करके ख़त्म करेंगे। फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं सेकंड स्टेप में, क्लियर है। तो ये देखो, ये इस पे विधेयक को देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। इसकी कमियां और इसकी जो उसमें जो ऐड करना है, हटाना है, इसकी अच्छाई बुराई पर एक एक बिल पे चर्चा हो रही है। और यहाँ आने के बाद तीसरे में ये देखो, इन्होंने हाथ उठा दिया, इन्होंने इन दोनों ने नहीं उठाया, क्लियर है। तो मतलब ये 3 लोगों ने उठाया, 2 लोगों ने नहीं उठाया, तो समर्थन मिल गया है। अब बिल गया किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ये हो गया दस्तखत, अब ये बन गया एक्ट, क्लियर है। अब अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। थोड़ा सा समझिए। अनिवार्य उदाहरण तौर पर कुछ परिवर्तन के लिए संसद 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब कौन कौन से बिल होते हैं 2/3 मतलब जितने सदस्य हैं उसके 2/3 2/3 मेंबर का बहुमत होना जरूरी है। जैसे यदि कोई सदस्य संसद में अविष्ट व्यवहार करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। मान लो आपने टीवी पर देखा होगा कि वो चिल्लाने लगते हैं एक दूसरे को, ऊपर कागज का हवाई जहाज बनाकर फेंक देते हैं, या फिर कोई भी अशिष्ट व्यवहार करते हैं, या कुर्सी मेजेज फेंक के मारते हैं, तो अक्सर ऐसा नेता लोग करते हैं, तो उनके लिए उन्हें दंड दिया जाता है। कई बार अवज्ञा करने पर सदस्य को, जैसे मान लो वार्निंग दे दी, वो नहीं मानना है बार बार, क्लियर है। बार बार नहीं मानना है तो अवज्ञा मतलब कि उनको अब उठा के फेंक दो सीधा। लास्ट ऑप्शन यही है कि एक बार हमने भैया आपको रोक दिया, आप नहीं मान रहे हैं, वार्निंग दे दी, अब आप क्या चाहते हो,
उठा के फेंक दो तो फिर मतलब उठा के फेंकना नहीं बोलेंगे, बाहर निकाल देगा सदन की कार्यवाही से। अंडरस्टूड है? ये लोकसभा के अध्यक्ष का या जो जहाँ पर बहस चल रही है उनका काम होता है। यदि कोई व्यक्ति दर्शक के रूप में संसद की कार्यवाही देखना चाहता है तो उसको के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे मान लो आप हैं या हम हैं, कभी संसद की कार्यवाही देखने की उत्सुकता हुई कि हमें संसद की कार्यवाही देखने जानी है, तो पहले आप जाइए उनसे परमिशन लीजिए, क्या मैं इस संसद की कार्यवाही देखना चाहता हूँ। यह अनुमति संसद के सांसद या कुछ विशिष्ट अधिकारियों की सिफारिशों पर मिल जाती है। इसलिए संसद का कोई आपका जान पहचान का चचा विधायक हुए या फिर फूफा बदमाश जैसी कंडीशन कुछ हुई, तो आप क्या कर सकते हैं, या किसी अधिकारी से आपका किसी जान पहचान है तो वो आपकी सिफारिश लगा देगा, तो आप देख सकते हैं। उसमें भी देखना होता है कि किस बिल पर बहस हो रही है। मान लो कोई इम्पोर्टेंट बिल है जो जनता के सामने अभी नहीं रखना है, तो उस पर आपको अनुमति नहीं देती है। मुख्यतः सामान्यतः क्या होता है कि साधारण बहुमत में हमें मिल जाती है। जो साधारण बिल होते हैं उन पर हम देखने जा सकते हैं। परंतु यदि कोई बाहरी व्यक्ति सदन में अशिष्ट व्यवहार करता है, अनुशासनहीनता फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सख्त जुर्माना या एक्ट्स की सज़ा दे सकते हैं। मतलब जैसे आप गए, आपने वहाँ जाके किसी को गरिया दिया या किसी के ऊपर हवाई जहाज वैसा कर दिया, तो आप तो बाहर के व्यक्ति हैं, आप तो संसद जो सदन उसके सदस्य तो है नहीं, तो आपको जुर्माना, एक्ट व जेल भी हो सकती है। अंडरस्टूड है? यदि तुमने संसद के किसी सदन की अथवा राज्य विधानसभा की कार्यवाही देखनी हो तो क्या तुम अनुमति व पास की प्राप्त करोगे, कैसे करोगे? तो ये बता दिया हमने आपको। तो ये आपके काम का नहीं है, कल्याण के लिए व्यय किया जाता है। ये सब जो काम का है वो हम आपके लिए अच्छा निकाल के रखते हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। लोकसभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटाया जाए। मान लो हमने प्रधानमंत्री को चुन लिया, ठीक है, अब वो कोई स्कीम लाए, तो वो क्यों लाए, उससे क्या एडवांटेज है, उसके क्या नुकसान है, तो वो उसके लिए प्रधानमंत्री या मंत्री अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार करने। भाई मान लो कोई मंत्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फिर फॉरेन मिनिस्टर हो गया, उनसे कोई गलती हुई तो वो जनता के लिए उत्तरदायी होंगे। वो जनता को बताएंगे कि नहीं ऐसा, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसको प्रधानमंत्री पद से उतार लिया जाता है या उसे मंत्री पद से हटा दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे हैं तो, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनके सदस्यों को पसंद नहीं है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और हटा देंगे। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसे हम आगे चर्चा से समझेंगे। क्लियर है? अंडरस्टूड? जो लोकसभा के सदस्य कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव, जनता नहीं कर सकती, क्योंकि जनता ने उन्हें चुन लिया, जिन्हें हमने चुना है उन्हीं ने हमें बाद में धुना है। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद कार्य करती है, ये कुछ काम का नहीं है हमारे। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा समझिए। पांचवी व अंतिम, संसद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चला सकती है। अब ये महाभियोग क्या होता है? देखिए, क्योंकि ये 4-5 हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ऊपर 4 होंगे, तो 4 जो है हमारे वो किसी काम के नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। जो काम का है वो हमने आपके लिए, जो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाया जाता है वो कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे। जो प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वैसे ही राष्ट्रपति अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, किसी एक पक्ष में झुका हुआ है, तो उसके लिए महाभियोग ला सकते हैं। क्लियर है? या वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर वो किसी केस में लुप्त हो गया, या कुछ भी समस्या हो सकती है, उसके लिए महाभियोग ला सकते हैं। अंडरस्टूड है? उपराष्ट्रपति के विरुद्ध उसके प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा, जैसे उपराष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति चाहे तो उपराष्ट्रपति को उसे पद से हटा सकता है प्रस्ताव पारित करके। क्लियर? वह उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए सिफारिश भी कर सकता है। क्लियर है? जो राष्ट्रपति होता है उसे जैसे उपराष्ट्रपति हो गया या सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस हो गए, उनको हटाने के लिए सिफारिश पेश कर सकता है, तो वो हटा जाता है। बाद में प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उन्हें हटा दिया जाएगा। क्लियर है? समाचार पत्र नहीं, एमएलए विधानसभा किस प्रकार प्रश्न पूछते हैं, यह पता लगाओ कि मंत्री इन प्रश्नों को क्या उत्तर देते हैं। ये टीवी पे हम रोज बहस देखते रहते हैं, तो आप भी देखा करिए। जैसे राज्यसभा टीवी हो गया,
तो उनको आप फॉलो करिए। उन पे जो बहस होती है, जो बिल होता है, हालाँकि काफ़ी लंबी चर्चा चलती है, उस पे इतना कौन देखेगा, लेकिन फिर भी उसका अंदाज़ा रहना चाहिए कैसे क्या होता है। क्लियर है? तो आप कल फटाक से यही देखना। अब चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। कानून कौन लागू करता है? कानून ये शायद वो पीडीएफ जिसने बनाई है उसको शायद प्रॉब्लम होगी, कुछ पता नहीं उसने क्या किया वहाँ पे, गुजरात के नीति निर्देशक तत्व था उसको ऐड कर दिया और यहाँ पर इसे कर दिया। खैर कोई बात नहीं है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लगा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें समझना है अच्छे से। तो चलिए करते हैं इसमें क्या है। हमारे संविधान में 3 विषय हैं, समझ लीजिए। कौन कौन से विषय हैं? एक तो हमने उसमें पढ़ा था, एक संघ का विषय होगा है और एक राज्य का विषय होगा। इसमें राज्य का दिया नहीं है, आंग दिया होगा, मतलब कि ये केवल संघ के काम दिए। संघ के अभी समझ लीजिए, संघ के काम में क्या आएगा? हवाई जहाज आएगा, जो एरोप्लेन से संबंधित विषय होंगे, रोड आएगा, समुद्र आएंगी, रेल आएगी, पुलिस आएगी, फौज आएगी और ये शायद डॉक्टर आएगा। क्लियर है? और विदेशी जो संबंध होते हैं एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के, वो आएगा। ऐसे करके काफ़ी विषय आते हैं, ऐसे राज्य में होता है। और जो केंद्र और राज्य को जो मिलकर जो नए टॉपिक्स बनते हैं, जो विषय बनते हैं, वो अलग होते हैं। केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यही 3 सूचियों की ये बात कर रहे हैं। अब इनको हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। अंडरस्टूड? दी गई जिन पर सरकारें कानून बनाती हैं। क्लियर है? संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। कितने? याद रखना। संघ ऐसा बनाना 97, यहाँ पे बनाना राज्य, और यहाँ पे राज्य में होते 66 विषय। और ये आप एक काम करना, आप ये करंट जो गूगल पे जाना उसको सर्च कर लेना कितने विषय हैं, क्योंकि ये विषय घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये पुराना डाटा है, तो एक बार चेक कर लेना। संघ सूची में तो अभी ये हैं, ये भी हैं, क्योंकि समवर्ती सूची में विषय घटते रहते हैं, तो हम उसे आगे समझेंगे। इन विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। 97 विषय ऐसे हैं जिन पर सरकार ही, जो संघ सरकार होती है, वही कानून बना सकती है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। देश की रेलवे सुरक्षा, जहाजरानी, डाक मुद्रा, तार एवं ऐतिहासिक स्मारकों के केंद्रीय कानून संघ सूची में आते हैं। क्लियर है? देखा। अब राज्य सूची में 66 विषय हैं, ये आप याद रखना है, जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे कृषि है, स्वास्थ्य है, वन है, सिंचाई है, विद्युत है, राज्य एवं व्यवस्था, पुलिस है, मनोरंजन इत्यादि, ये सब राज्य के विषय हैं। इसके अतिरिक्त 47 विषय हैं जिस पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाती हैं। क्लियर है? संघ और राज्य, संसद में वो संसद क्या होगी? केंद्र की हो गई, और राज्य विधानमंडल राज्य की हो गई, तो ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है? इसे समवर्ती सूची कहते हैं, आप ये याद रखना। इस पर संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून पास कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर, दोनों मतलब कोई भी कर सकता है, या संघ सरकार या राज्य सरकार। राज्य सरकार को लगेगा कि वो कर दे तो वो कर दे, नहीं संघ भी कर सकती है। प्रॉब्लम तो जब होती है जो संघ और केंद्र के बीच में क्या होता है, जैसे कोई राज्य सरकार का विषय है, संघ आ गया, उसने उसको अपने हैंड ओवर कर लिया और उसने लागू कर दिया। जैसे मान लो स्वास्थ्य का विषय है, तो ये राज्य का है। तो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना थी, वो क्या थी? वो स्वास्थ्य से ही तो रिलेटेड थी, वो विषय किसका है? राज्य का। हस्तक्षेप किसने किया? केंद्र ने। तो इस वजह से राज्य परेशान रहता है कि हमारा विषय क्या है, बता तो दो, तुम्हारा जिसका मन करता है तुम वो करने लगते हो। तो केंद्र राज्य में ये आपस में बहस चलती रहती है। क्लियर? ये देखिए सारे 17 विषय दिए हैं, बैंक का, नौसेना का। आप ये समझ लीजिए जितने बड़े बड़े होते हैं विषय, वो सारे केंद्र के हैं। एक कॉमन सेंस के हिसाब से देखिए। और क्लियर है? अंडरस्टूड? अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे की, और हमने आज काफ़ी नॉलेज वाले चैप्टर्स किए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो संघ सरकार का कानून कार्यान्वयन किया जाता है। मान लो कभी केंद्र और राज्य में बहस हो गई, ठीक है, तो उन्हें केंद्र ये कह रहा है, राज्य वो कह रहा है, तो मान किसका किया जाएगा? केंद्र का किया जाएगा। ये आप याद रखना। केंद्र राज्य में जब भी लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन?
केंद्र यानी कि संघ सरकार। संघ और राज्य में जब भी लड़ाई होगी संघ का कानून माना जाएगा। अंडरस्टूड। इस सूची में महत्वपूर्ण विषय शिक्षा है और दीवानी मतलब लड़ाई से फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार कोई शिक्षा का विषय है, मान लो केंद्र और राज्य की आपस में कोई हो गई, राज्य कह रहा नहीं लागू करो शिक्षा का विषय, केंद्र कह रहा नहीं हम करेंगे, तो केंद्र की चलेगी। शिक्षा का विषय होगा, किसी क्रिमिनल का मामला हो गया, फौजदारी से रिलेटेड हो गया, श्रम कल्याण से होगा, मजदूरों के लिए होगा, कारखाने खोलने से संबंध, समाचार पुस्तकों से संबंध हो जाएगा, तो इसमें केंद्र की ही मानी जाएगी, राज्य के सारे तरह खारिज कर दिए जाएंगे। संघ सरकार भारत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? जो राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? कार्यपालिका। इतना आप याद रखना। यह उसका कर्तव्य है कि संसद द्वारा पास किया गया कानून को लागू करे। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और संघ सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेश राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। दस्तखत तो राष्ट्रपति के होते हैं अंत में, तो किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये आप याद रखना। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति उसको कार्यों में मदद करने की तथा सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था दी गई है। मंत्रिपरिषद जैसे राष्ट्रपति को कोई कानून बनाना है या फिर कोई कार्य का किसी को उस पर किसी राष्ट्रपति को समझ में दिक्कत आ रही किसी, तो उसके लिए मदद के लिए सलाहकार रख सकता है। वो किसी को देश में किसी को भी अपनी सलाह के लिए भेज सकता है कि भाई ये बिल है, किसी कोई मान लो विशेषज्ञ किसी चीज़ में उससे रिलेटेड है, तो उसे भेज देगा कि हमें इस पे तो आपके विचार चाहिए, सलाह चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए। वो माने या ना माने वो उसके लिए बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई है। मंत्रिपरिषद ने समर्थन कर दिया कि मान लो सलाह मांग सकता है उससे, ये बात है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसलों से राष्ट्रपति को अवगत करवाता है। जैसे राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्री में सबसे मंत्रिपरिषद का जो कौन होता है हेड? प्रधानमंत्री। जो मंत्रिपरिषद का नेता प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का जो निर्णय होगा तो वो प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराएगा कि ये इन लोगों का निर्णय है, आप ऐसा कर दीजिए। भारत के राष्ट्रपति को संघ सरकार के सभी उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने तथा हटाने की शक्ति प्राप्त है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन उसके नियंत्रक प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। आप समझ लीजिए, हटाने को कैसे, मान लो IAS ऑफिसर है तो इसे कौन नियुक्त करेगा? IAS IPS जो होते हैं। क्लियर है? इन्हें कौन करेगा? राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है और राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। कोई IAS ढंग से काम नहीं कर रहा तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। अंडरस्टूड है? जो उनको काम में कोई दिक्कत दे रहा है या फिर कोई करप्शन का वो है तो राष्ट्रपति हटाएगा IAS को, और कोई नहीं हटा सकता। जो हटाने का इन्हीं को शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको सबको हटाने का। अंडरस्टूड है? राज्य का मुखिया होने के नाते वह राजदूत भी नियुक्त करता है। राजदूत मतलब कौन होता है? जो विदेशों में जाके भारत में के जो राजदूत होते हैं, जो IAS अफसर ही भेजे जाते हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करते हैं वो राजदूत बनते हैं। अंडरस्टूड? अक्सर उन्हीं को भेजा जाता है। IAS को भी भेज देते हैं लेकिन राजदूत का काम वही करते हैं। वहाँ कैसे व्यवस्था देखते हैं, यहाँ भी आते हैं, दूसरे देशों के हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ के वहाँ जाते हैं। क्लियर है? मुखिया होने के नाते हाँ, विदेशों में राजदूतों एवं उनके प्रतिनिधियों के परिचय पत्र एक समारोह में प्राप्त कराते हैं। उसे क्षमादान करने की भी अधिकार प्राप्त। क्षमादान क्या होता है? वीटो पावर। आप इतना याद रखिए, क्षमादान वीटो पावर हम डिटेल से करेंगे। अंडरस्टूड? जो उनके प्रतिनिधियों के परिचय पत्र, जो मान लो राष्ट्रपति है उसके जो विदेश से जो राजदूत एवं उनके प्रतिनिधियों के परिचय पत्र, जो प्रतिनिधि हो गए, मान लो कोई मंत्रिमंडल का हो गया, उसके पात्र जो वो चाहें इसे नियुक्त करना चाहिए तो उसी को करते हैं। एक समारोह में प्राप्त करो, एक समारोह रखेंगे, उसको देखेंगे, उनको भेजना है तो वही राजदूत बनता है। अंडरस्टूड है? हर कोई नहीं बनता, इतना याद रखिए। जिसे राष्ट्रपति चाहे उसी को बनाता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की बिना सिफारिश से संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई बिल है, समझे ना? तो बिल है तो पहले या लोकसभा से उठेगा या राज्यसभा से उठेगा, तो यहाँ पे राष्ट्रपति पहले 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक का कॉन्सेप्ट है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं।
1 हफ्ते पहले जो राष्ट्रपति का जो पीए होगा उसे इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई हम बिल लाना चाहते हैं, तो अब बात करिए हम कब बिल लाएँ, कब फ्री हैं वो, ऐसा कुछ जो भी उनको होता हो। लेकिन पहले वो इनके पीए से मिलेंगे, पीए इनको इन्फॉर्म करेगा हाँ कि कब कैसा क्या है, ये बिल लाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये इनको परमिशन देंगे, फिर इनको एक टाइम दे देंगे कि भाई आप इस दिन आप बिल लेके आओ। अंडरस्टूड है? तो फिर ये ऐसे बिल लोकसभा में जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। पहले ये टाइम निश्चित होता है, ये नहीं कि चाहे जब बिल लाए, ऐसा नहीं है। ये पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई साहब हम बिल लाएँ अब। अंडरस्टूड है? भारत की संचित निधि भारत संचित निधि और आकस्मिक निधि के लिए धन की स्वीकृति कर सकता है। देखिए, 2 फंड तो हमारे यहाँ 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 दिए हैं, हम 2 समझ लेते हैं क्या है। संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि क्या होता है, जिसमें भारत की जो टोटल इनकम होती है वो जमा होती है, और आकस्मिक निधि क्या होती है, जो आपातकाल के समय इससे पैसा निकाला है। जमा इसमें भी होती है, इसकी कोई 50 शायद करोड़ के आसपास की शायद, इसका डेटा एग्जैक्ट नहीं रहता। 50 करोड़ के आसपास इसमें आकस्मिक निधि में रहेंगे, जो कभी नहीं निकाले जाएंगे। ये तभी निकाले जाएंगे देश में आपातकाल होगा, या कोई वैसी जो मतलब अटेंडम समस्या आ जाएगी, उसके लिए। अब देश में पैसा नहीं बचेगा, या फिर आपातकाल होगा, या फिर किसी ने बाहरी आक्रमण होगा, तब निकाले जाएंगे। अंडरस्टूड है? और संचित निधि में ये पैसे जमा रहते ही हैं, कोई योजना लानी है उसके लिए होते हैं। ठीक है? मान लो धन विधेयक आएगा, तो धन विधेयक के लिए धन कहाँ से आएगा? संचित निधि से आएगा। आप इतना समझ लीजिए। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद। अब देखते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद कैसे कार्य कर रहे थे। राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये 3 श्रेणी है। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, घबराने की बात नहीं है। ये राज्य के विषय में देखा, देखो अस्पताल का हो गया, ये खेती और ये बैल वगैरह, ये सब तो हमें ये नहीं समझने। पुलिस जो सफाई वफाई ये सब राज्य के विषय में देख ही लिया इसको। समवर्ती सूची के विषय ये हो गए, क्लियर है? ठीक है, हम 3 मंत्रियों की बात कर रहे थे। कहाँ? कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक, राज्य मंत्री, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। ठीक है, कितने होते हैं? क्या कर लिया था हमने? मंत्रिमंडलीय अथवा कैबिनेट स्तर के मंत्री कौन से होते हैं? एक कैबिनेट स्तर का मंत्री, नंबर 1। 3 मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री 2 और तथा उप मंत्री, तीनों हो गए। क्लियर है? सभी प्रमुख निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्य होते हैं। मंत्रिमंडल की प्रायः सप्ताह में 1 बार बैठक होती है। जो व्यक्ति मंत्रिपरिषद के लिए चुना जाता है उसके लिए राज्यसभा अथवा लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। अब समझ लीजिए, जैसे मान लो कि 50 सदस्य जो लोकसभा में चुन के गए। अंडरस्टूड है? अब उन लोग 50 लोगों ने मिलकर चुन लिया पीएम को, एक व्यक्ति जो बनेगा पीएम, ये हमारे राष्ट्रपति साहब। ठीक है, अब पीएम क्या करेगा? इन 50 लोगों में से जिसको विश्वास पात्र हो, जिसको वो काबिल समझे, उसे देगी मंत्रालय। मंत्रालय क्या होते हैं? जैसे मान लो विदेश मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, परिवहन मंत्रालय हो गया, तो ये सब उन्हें सौंप दिए जाएंगे। क्लियर है? जो उनकी विश्वास पात्र होगा, किसकी सलाह पे? राष्ट्रपति की। वो राष्ट्रपति को एक लिस्ट देगा कि इन लोगों को ये मंत्रालय दे दो। वो अगले दिन या फिर जब भी उनकी मीटिंग हो, तब उन्हें बता देंगे आपके अंडर में ये मंत्रालय आते हैं। अंडरस्टूड है? और ये जो मंत्री होंगे, इनका लोकसभा से होना अनिवार्य है, ये राज्यसभा से नहीं हो सकते। क्लियर है? जो व्यक्ति मंत्रिपरिषद के लिए चुना जाएगा, उसके लिए राज्यसभा तथा लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। जो किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, हमने यहाँ पे सुना था, और राज्यसभा की भी हो सकता है, बस बशर्ते वो
प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए, प्रधानमंत्री जिस पर विश्वास करता हो। अंडरस्टूड। और अक्सर लोकसभा का ही होता है, क्योंकि लोकसभा के लोग चुने जाएंगे, राज्यसभा के कैसे चुन सकते हैं? राज्यसभा को तो वो चुनते ही नहीं है, इसलिए क्योंकि लोकसभा में उनका बहुमत होता है और लोगों ने मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, तो वो ऑब्वियस है उन्हीं को चुनेंगे। ये सब लिखने के लिए जरूरी है, हमको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई बाहर का व्यक्ति भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु इस अवधि में वह अपनी राज्यसभा अथवा लोकसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री मंत्री की अधिकतर लोकसभा के सदस्य होते हैं। देखो ये वही बात है ना, प्रधानमंत्री के मंत्री अधिकतर लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के क्यों होंगे? क्योंकि चुना तो उनको लोकसभा वालों ने। अब ये समझ लीजिए, मान लो एक्स व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री वो किसी मंत्रालय को सौंप दिया, उसे बना दिया। अब उस क्या करेगा वो 6 महीने के अंदर, उसके पास 6 महीने का टाइम है, या तो वो लोकसभा में चला जाए या राज्यसभा में अपना बहुमत लाए। राज्यसभा में कैसे भी जाए, क्योंकि लोकसभा में जाने का एक ही तरीका होता है, आप चुनाव जीत के जाएँ, उसके लिए 6 महीने का टाइम मिलता है। ऐसे ही राज्यसभा होता है, किसी एक सदन के सदस्य बनना आवश्यक होता है। अंडरस्टूड है? कोई भी बाहर का व्यक्ति आप चाहें तो आपको बना सकते हैं, लेकिन आप 6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेना अति आवश्यक है। अंडरस्टूड है? अब थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं कि बच्चा मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली क्या है, कैसे काम करती है? मंत्रिपरिषद के सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपसी सहयोग में कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद के जितने सदस्य होते हैं सभी प्रधानमंत्री के सहयोग में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी का मतलब जवाबदेह होते हैं कि लोकसभा में मतलब उनको जवाब देना पड़ेगा। कोई बिल ला रहे किसी बात के लिए, उसको बताना पड़ेगा कि हम ये क्यों ला रहे हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं। ये नहीं कि हम बिल लाए सीधा अपना पेश कर दिया। ये सब एक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर है? पराया मंत्रिपरिषद में 60 सदस्य होते हैं। नहीं, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। प्राय मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, प्राय। ठीक है? मंत्रियों की इतनी बड़ी संख्या दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से नहीं मिल सकते हैं। जैसे मान लो 60 हैं, तो इनको डेली तो ये मिल नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि नेता तो पता ही है कहाँ रहते हैं अक्सर, तो ये डेली मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है इनके लिए। अतः शीघ्रता से कार्य निपटाने के लिए केंद्र सरकार के विभाग अब बनाए जाएंगे। विभाग मंत्रियों को सुपुर्द किए जाते हैं। उदाहरण के लिए रेल विभाग कार्यों को रेल मंत्री देखता है। ये आपको पता ही होगा, जो मान लो जो नेता होते हैं वो डेली तो अपनी मीटिंग कर नहीं पाएंगे, तो ये क्या मंत्रालय बना देते हैं। रेल मंत्रालय होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय होगा, शिक्षा मंत्रालय हो गया, और इन मंत्रालयों का एक हेड और मंत्री होता है। उनके वो मंत्री क्या करता है, वो मंत्रालय बना देता है, क्योंकि डेली तो वो आ नहीं पाएगा। अंडरस्टूड है? शीघ्र निपटाने के लिए। ठीक है? देख रहे हो छोटा पैकेट कितना बड़ा धमाल कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर अभी समझ ली, आगे बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल आपको ये लगेगा बड़ा पॉलिटी बहुत सरल है। सारा खेल यहीं पे है, छोटी कक्षाओं में। अब आगे देखते हैं, इस चित्र को थोड़ा समझिए। ये है संसद। क्लियर है? ये हमारी लोकसभा, ये राज्यसभा। ठीक है? ये हमारे राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति। अंडरस्टूड? भारत के नागरिक राज्यों की विधानसभाएं, तो पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे क्या है, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर बनती है संसद। और राज्यसभा का जो ऐसा निशान बना ना, ये वाला, ये राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा की राष्ट्रपति। क्लियर है? राष्ट्रपति तो दोनों की करेगा, लेकिन जो लोकसभा का जो कार्य होगा जो अक्सर राष्ट्रपति से होगा। मतलब लोकसभा में कोई बिल आएगा या लोकसभा किसी को नियुक्त करनी, तो राष्ट्रपति के लिए। अंडरस्टूड? ये भारत के नागरिक जो वोट डालते हैं, ये देखो वोट डाल रहा है, भारत का नागरिक वोट डाल रहा है, जो अपने सदस्य चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। राज्य की विधानसभा ये अपने सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेजती हैं। अंडरस्टूड है? क्योंकि राज्य की विधानसभा राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं।
अब प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री की कंडीशंस क्या है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, क्लियर है, हम पढ़ चुके पहले। लोकसभा सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। हम वोट डालते हैं ना सांसद के, तो जनता वोट डालने आती है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट चुनाव। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त तथा निष्कासित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री सरकार का नेता भी माना जाता है। सरकार की सफलता तथा असफलता का बोझ प्रधानमंत्री के कंधों पर होता है। अब सीधी बात समझ लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करवाता है, प्रधानमंत्री तो करवाएगा, राष्ट्रपति को कहेगा कि कर दो, राष्ट्रपति की सलाह पर, अंडरस्टूड है। उनकी नियुक्ति करेगा तो निष्कासित भी कर सकेगा। और जो एक प्रकार से सरकार का भी नेता माना जाता है, क्योंकि सरकार तो प्रधानमंत्री ही चलाया जाता है। और जो जो उसकी सफलता असफलता होती है, उसका दायित्व सारे कंधे पर है। मान लो कोई भी प्रकार की उसमें देश में विवाद होता है, तो सारा दायित्व किसके ऊपर आता है, प्रधानमंत्री के ऊपर आता है, अंडरस्टूड है। अगर अच्छा होता है तो क्रेडिट भी प्रधानमंत्री लेता है, और दबाव भी आता है तो उससे भी। अब लोक सेवा क्या होती है समझ लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, अब देखो पहले समझिए, लोक सेवा मतलब लोग सेवा मानी लोगों की सेवा, तो समझ लीजिए लोगों की सेवा ही करना लोक सेवा समझिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद मुख्य विषयों तथा नीतियों पर निर्णय लेते हैं, परंतु उन्हें लागू करने के लिए मुख्य भाग संबंधित मंत्री होते हैं। अपने जो मतलब मुख्य भाग मतलब जो विषय होते हैं, संबंधित मंत्री मंत्रालय सौंप देते हैं, वही मंत्री होते हैं। मंत्री अपने मंत्रालय के लिए नीति बनाता है तथा दिशा निर्देशन करता है। बाकी कार्य लोक सेवकों के लिए होता है। लोक सेवक होता है ISPCS, लोक संघ लोक सेवा आयोग, अंडरस्टूड। जो लोगों की सेवा करे वो लोक सेवा। लोक सेवक आम भाषा में सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। सरकारी कर्मचारी बोले तो IAS उनका है। सरकारी कर्मचारियों का हेड कौन होता है, IAS होता है। लोक सेवक कानून के स्तर पर कानून लागू करता है, जन स्तर पर। मतलब कोई बिल आया, सरकार ने बनाया है, तो वो पहले उसको ग्रास रूट लेवल तक ले जाने का काम किसका है, लोक सेवक का। मतलब IAS IPS अफसरों का। वही तो जो जिले का हेड होता है वही तो होता है, क्योंकि जिले तक तो वही पहुंचाएगा, पर वो उसका लेवल रहता है कि जनता तक वो कैसे पहुंचे, कोई योजना है या कुछ भी है। लोक सेवक सभी किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं होते हैं। इनका नीति तथा कानून निष्पक्ष होता है, क्योंकि इसे UPSC जो कमीशन होता है वो चुनता है। इनका किसी पार्टी से लेन देन नहीं होता, ये निष्पक्ष होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। केंद्रीय कानून को लागू करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में लोक सेवकों की भर्ती की जाती है। अधिकतर लोक सेवा केंद्रीय सेवा के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हस्ताक्षर द्वारा छांटे जाते हैं। क्लियर है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टूड। ये अपने काम की चीज नहीं है, मैंने हाईलाइट भी नहीं की है, ओके। आपको पढ़ने का मन हो तो कर लेना, कुछ भी काम का नहीं है, 1% भी नहीं है। अगर 1% भी होगा तो मैं बता देता। अपने अध्यापक की सहायता से पता लगाइए कि स्वास्थ्य विभाग या आपके मोहल्ले या गांव को पता नहीं क्या लिखा, छूत की बीमारी तथा रोकथाम के, छुआछूत होगा शायद, ये के लिए एक कदम उठा रहा है, ये पता नहीं क्या है, दिख ही नहीं रहा ढंग से, तुम क्या कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। संघ सूची और राज्य सूची, किन्हीं 5 विषयों का नाम बताइए। छोड़ दीजिए, बच्चों वाले क्वेश्चन है। हमारे देश में कानून बनाने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं। अंत में स्वीकृति कौन देता है भैया, आया कुछ याद, यही है तो संस्था, स्वीकृति कौन देगा, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है कि फिनिश होता है। ये भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के दो, ये प्रधानमंत्री इतनी महत्वपूर्ण, छोड़ दीजिए, नहीं है अपने काम का, ओके। थैंक यू सो मच। आगे की क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो शायद अगले में है, तो वो वहाँ पे हम करेंगे। इसको आइकन को देखकर उतना परेशान नहीं होना है। तो अब
अब आप समझ लीजिए क्लास 7th की एनसीईआरटी इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ओल्ड हो गई है मतलब, और आगे की जो होगी तो वो सारा कुछ यहीं से आता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम लक्ष्मीकांत करेंगे, नहीं तो इसी से काम चला लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं, हमें नहीं लगता उनकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, कुछ चैप्टर लक्ष्मीकांत में मज़ेदार हैं, अच्छे हैं, तो उनको हम करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नए लेसन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।